सूरज की पहली किरणें अभी समंदर के पानी से टकराई ही थी कि मनीष और उसकी पूरी महफिल साहिल पर जमा हो गई। 20 दोस्तों का हुजूम, उनकी शरारतें और लहरों का शोर, सब मिलकर एक अलग ही समा बांध रहे थे। कैप्टन ऐश अपनी विशाल जहाज मरीन स्टार की डेक पर खड़े थे। उनके चेहरे की झुर्रियां और संजीदा आंखें गवाही दे रही थी कि उन्होंने समुंदर के बहुत से मिजाज देखे हैं। उन्होंने हाथ के इशारे से सबको ऊपर बुलाया और बोले, सब लोग अपनी अपनी जगह संभाल लो। समंदर जितना हसीन दिखता है उतना ही बेमुरव्वत भी हो सकता है। क्रिस्टीना जहाज की रेलिंग थामे दूर उफक को निहार रही थी। उसने मनीष की तरफ मुड़कर मुस्कुराते हुए कहा, मनीष, क्या तुमने वाकई सोचा था कि हम इस सफर पर निकल पाएंगे? ये मंजर तो बिल्कुल किसी ख्वाब जैसा है। मनीष ने एक ठंडी सांस ली और नम हवा को महसूस करते हुए जवाब दिया, ख्वाब तो है क्रिस्टीना, लेकिन कैप्टन के तेवर बता रहे हैं कि ये सफर सिर्फ सैर सपाटा नहीं होने वाला। कुछ तो है जो हमें आगे देखना है। जैसे जैसे जहाज गहरे नीले पानी के सीनों को चीरते हुए आगे बढ़ा, पीछे छूटती जमीन धुंधली होने लगी। जहाज पर मौजूद बाकी मर्द और दोस्त अपनी अपनी धुन में मगन थे। कई नक्शों की गुत्थियां सुलझा रहे थे तो कई बादबानों की रस्सियां कसने में लगा था। हंसी मजाक का दौर भी जारी था, मगर जैसे ही साहिल नजरों से ओझल हुआ, पानी का रंग बदलने लगा। कैप्टन ऐश ने अपनी दूरबीन निकाली और एक गहरी खामोशी अख्तियार कर ली। दोस्तों की टोली अभी भी मौज मस्ती में मशगूल थी, पर मनीष को महसूस हुआ कि समंदर की रफ्तार और हवा का रुख कुछ अलग ही दास्तान सुनाने की कोशिश कर रहे हैं। कई घंटों के मुसलसल सफर के बाद सूरज ढल चुका था और समंदर की लहरों पर सिया रात का पहरा था। जहाज की धीमी थपकियों ने मनीष और उसके दोस्तों को एक गहरी नींद की आगोश में धकेल दिया था। सब थक हार कर अपने अपने कैबिन में सो रहे थे कि अचानक एक खौफनाक गड़गड़ाहट ने सन्नाटे को चीर दिया। जहाज एक झटके के साथ लहरों पर ऐसे डगमगाया जैसे कोई खिलौना हो। मनीष की नींद झटके से खुली। उसने देखा कि कैबिन की दीवार पर लगी लालटेन पागलों की तरह झूल रही थी। बाहर से आती चीख पुकार और हवाओं के शोर ने दिल दहला दिया। मनीष लड़खड़ाते हुए डेक की तरफ भागा, जहां उसके बाकी दोस्त भी घबराए हुए जमा हो रहे थे। आसमान में बिजली ऐसे कड़क रही थी जैसे कोई रूहानी ताकत समंदर को फटकार रही हो। क्रिस्टीना ने मनीष का हाथ कसकर पकड़ लिया। उसके चेहरे पर खौफ साफ दिख रहा था। मनीष, ये क्या हो रहा है? अचानक ऐसा तूफान कहाँ से आ गया? मनीष ने चीखकर जवाब दिया, मुझे नहीं पता क्रिस्टीना, पर ये कोई मामूली तूफान नहीं लग रहा। तभी अंधेरे के बीच कैप्टन ऐश की गरजती हुई आवाज आई, सब लोग किसी चीज को मजबूती से पकड़ लो, सामने देखो। जैसे ही बिजली कड़की, सबके सामने मौत का मंजर साफ हो गया। धुंध और लहरों के बीच एक विशाल नुकीली काली चट्टान खड़ी थी, मानो समुंदर के सीने से कोई दानव निकल आया हो। जहाज पूरी रफ्तार से उस चट्टान की तरफ बढ़ रहा था। कैप्टन, जहाज नहीं मुड़ रहा, एक दोस्त ने दहशत में चिल्लाकर कहा। कैप्टन ऐश के चेहरे पर पसीने की बूंदें चमक रही थी, पर उनकी आंखों में एक अजीब सा राज था। उन्होंने दांत पीसते हुए कहा, ये चट्टान यहाँ नक्शे में नहीं थी, ये तो सदियों पहले डूब चुकी थी। ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ये तो मौत की दावत है। जहाज अब का उस काली चट्टान से महज कुछ मीटर की दूरी पर था। चारों तरफ शोर था, पर मनीष को लगा जैसे उस चट्टान के पीछे से कोई उसे पुकार रहा हो। मछलियों के शिकार की तरह समंदर ने उस विशाल जहाज को अपनी गिरफ्त में ले लिया। जैसे ही मरीन स्टार उस काले और रहस्यमय चट्टान से टकराया, एक ऐसा खौफनाक धमाका हुआ जिसने सन्नाटे के साथ साथ सबकी उम्मीदें भी तोड़ दी। जहाज के पर कच्चे उड़ गए और मनीष के साथ साथ उसके सारे दोस्त ताश के पत्तों की तरह हवा में उछलकर बेकाबू लहरों में जा गिरे। अंधेरा, खारा पानी और चीखें,
फिर सब कुछ एक झटके में खत्म हो गया। अगली सुबह जब सूरज की तपिश मनीष के चेहरे पर पड़ी तो उसकी आंखें बोझिल थीं। सर में ऐसी कसक और दर्द था जैसे किसी ने पत्थर से वार किया हो। उसने लड़खड़ाते हुए अपनी पलकें झपकाई और खुद को एक अजनबी चट्टानी किनारे पर पाया। समुंदर की लहरें अब शांत थी और रह रहकर उसे किनारे की रेत पर धकेल रही थी। मनीष ने कराहते हुए अपने सर को पकड़ा और आसपास देखा। वह मंजर किसी कब्रिस्तान जैसा खामोश था। दूर दूर तक जहाज का मलबा बिखरा पड़ा था। तभी उसकी नजर कुछ जिस्मों पर पड़ी जो बेतरतीब तरीके से रेत और पत्थरों के बीच पड़े थे। क्रिस्टीना, ऐश, कोई है? उसकी आवाज में ना कमजोरी थी न ताकत, बस एक दहशत भरी खामोशी थी। वह घसीटते हुए पास ही पड़ी क्रिस्टीना के पास पहुंचा। वह बेहोश थी पर उसकी सांसें चल रही थी। मनीष ने पागलों की तरह उसे हिलाया। क्रिस्टीना, उठो, होश में आओ। धीरे धीरे मनीष ने एक एक करके सबको टटोला। कैप्टन ऐश और उसके कुछ साथी भी वहां मौजूद थे। सबके चेहरों पर चोट के निशान थे और जिस्म मिट्टी से सने हुए थे। मनीष ने हार नहीं मानी। उसने समुद्र का खारा पानी उनके चेहरों पर छिड़का और एक एक करके सबको इस मौत जैसी नींद से जगाना शुरू किया। जब कैप्टन ऐश ने आंखें खोली तो उनकी पहली नजर उस टापू के अंदरूनी तरफ गई। उनके सूखे होठों से बस इतना निकला, ये वही जगह है मनीष जहाँ से कोई वापस नहीं जाता। धुंध के पीछे छिपे उस टापू के ऊंचे दरख्त और अजीबोगरीब आवाजें अब मनीष और उसके दोस्तों का खैर मकदम कर रही थी। सूरज की तपिश के साथ ही सबकी आंखें तो खुल गई, लेकिन पेट की भूख अब उनकी जान ले रही थी। रात भर समुंदर से जंग लड़ने के बाद जिस्म में रत्ती भर भी जान बाकी न थी। मनीष ने अपने बिखरे हुए दोस्तों को इकट्ठा किया और सहमी हुई आवाज में बोला, हमें कुछ खाना ढूंढना होगा, वरना हम उस चट्टान से तो बच गए पर इस भूख से नहीं बच पाएंगे। कैप्टन ऐश ने अपनी फटी हुई कमीज को झाड़ते हुए टापू के घने जंगल की ओर देखा। वहां के दरख्त इतने ऊंचे और घने थे कि दिन के उजाले में भी वहां से अंधेरा छाया हुआ था। मनीष, ये जगह कुछ अजीब सी खामोश है। परिंदों की चहचहाहट तक नहीं सुनाई दे रही। पर खैर, जिंदा रहने के लिए अंदर तो जाना ही होगा। क्रिस्टना और बाकी दोस्त जो खौफ से कांप रहे थे धीरे धीरे उस घने जंगल की तरफ बढ़ने लगे। जैसे इन्होंने जंगल की दहलीज पर कदम रखा, ठंडी हवा का एक झोंका उन्हें छूकर गुजरा जिसमें एक अजीब सी सड़ान थी। कैसा सन्नाटा है यहाँ, क्रिस्टीना फुसफुसाई। मनीष, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कोई पेड़ों के पीछे से हमें देख रहा हो। मनीष ने उसे दिलासा दिया, सब वहम है तुम्हारा, बस कुछ फल मिल जाए तो हम वापस किनारे पर आ जाएंगे। जैसे जैसे वह जंगल के अंदर गहरे उतरते गए उन्हें जमीन पर अजीब सी सफेद चीजें बिखरी हुई दिखाई दी। पहले तो उन्हें लगा कि वे सूखे पेड़ की टहनियां हैं, पर जैसे एक दोस्त का पैर उन पर पड़ा वह कड़क की आवाज के साथ टूट गई। मनीष ने नीचे झुककर देखा, वो लकड़ी नहीं बल्कि किसी इंसान के हाथ की हड्डी थी जो परसों पुरानी लग रही थी। तभी झाड़ियों में एक सरसराहट हुई। वहां कौन है? कैप्टन ऐश ने अपनी कमर से सटा खंजर निकाल लिया। अचानक पेड़ों के झुरमुट से एक परछाई तेजी से गुजरी। वो इतनी तेज थी कि सिर्फ हड्डियों के आपस में टकराने की खटखट सुनाई दी। दोस्तों के झुंड में से पीछे खड़ा एक लड़का अचानक गायब हो गया। किसी के चिल्लाने की आवाज तक नहीं आई, बस एक दबी हुई सिसकी और फिर वही भयानक खामोशी। मनीष का दिल जोर से धड़कने लगा। सब एक दूसरे का हाथ पकड़ लो, यहाँ कोई और भी है जो हमारी भूख मिटाने नहीं, अपनी भूख मिटाने का इंतजार कर रहा है। धुंध के पीछे सब पीली आंखें चमकने लगी थी। वे लोग अनजान थे कि वे किसी फल की तलाश में नहीं बल्कि कंकालों की बस्ती के बीचों बीच आ पहुंचे हैं, जहाँ भूख सिर्फ मांस से मिटती है। जंगल की सड़ांध अब और भी गहरी हो चली थी। मनीष और उसके साथी भूख से बेहाल बेतहाशा झाड़ियों को चीरते हुए आगे बढ़ रहे थे, लेकिन उन्हें इस बात का इल्म तक न था कि वे शिकार ढूंढने नहीं निकले हैं बल्कि खुद किसी का शिकार बन चुके हैं।
जैसे जैसे वे जंगल के मरकज की तरफ बढ़ रहे थे, अजीब सी खटखट की आवाजें उनके चारों तरफ गूंजने लगी। हवा में एक ऐसी ठंडक थी जो हड्डियों को जमा देने वाली थी। अभिषेक कहाँ है? अचानक क्रिस्टीना की चीख ने सन्नाटे को चीर दिया। सब ठिठक कर रुक गए। मनीष ने पीछे मुड़कर देखा। उनके 20 दोस्तों के काफिलों में से एक और शख्स गायब था। कोई निशान नहीं, कोई चीख नहीं, बस वहां की गीली मिट्टी पर उसकी फटी हुई आस्तीन का एक टुकड़ा पड़ा था। अभी तो वो यहीं था। मनीष के माथे पर पसीना चमकने लगा। कैप्टन, ये क्या हो रहा है? लोग हवा में गायब हो रहे हैं। कैप्टन ऐश ने अपनी पुरानी पिस्तौल निकाल ली, पर उनके हाथ कांप रहे थे। सब लोग एक घेरा बना लो, पीठ से पीठ सटाकर खड़े हो जाओ। जैसे ही वे घेरा बनाकर खड़े हुए, पेड़ों के ऊपर से एक अजीब सी सूखी हंसी सुनाई दी, जैसे कोई सूखी लकड़ियां आपस में रगड़ रहा हो। तभी एक और दोस्त, जो घेरे के बिल्कुल किनारे पर था, अचानक ऊपर की तरफ खिंचता चला गया। बचाओ! उसकी आवाज बीच में ही घुट गई। मनीष ने ऊपर देखा, पर वहां सिवाय घने पत्तों और काले धुंध के कुछ नजर नहीं आया। बस कुछ ही सेकंड बाद ऊपर से एक इंसानी खोपड़ी नीचे गिरी, जो पूरी तरह मांस से साफ हो चुकी थी। वह इतनी सफेद और सूखी थी, मानो बरसों पुरानी हो, जबकि वह दोस्त अभी कुछ लम्हे पहले जिंदा था। भागो! मनीष चिल्लाया। सब बदहवास होकर भागने लगे। झाड़ियां उनके जिस्मों को नोच रही थी, लेकिन खौफ इतना था कि किसी को दर्द का एहसास नहीं हो रहा था। भागते भागते मनीष ने देखा कि अंधेरे में कुछ सफेद नुकीली उंगलियां पेड़ों के पीछे से झांक रही है। वे उंगलियां नहीं थी, बल्कि हड्डियों का एक ढांचा था, जो बड़ी फुर्ती से साए की तरह एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर छलांग लगा रहा था। मनीष, वह हमें मार नहीं रहे, वह हमें चुन रहे हैं, क्रिस्टीना हाफते हुए चिल्लाई। तभी एक झाड़ी के पीछे से किसी ने मनीष का पैर पकड़ लिया। उसने नीचे देखा तो रूह कांप गई। मिट्टी के अंदर से कंकाल का हाथ निकला था, जिसकी उंगलियों के पोरों में अब भी ताजा खून लगा था। अब तक 20 दोस्तों में से सिर्फ 12 बचे थे। अंधेरा और घना होता जा रहा था, और जंगल के दरख्तों से टपकता खून इस बात की गवाही दे रहा था कि कंकालों की यह बस्ती आज मुद्दतों बाद कोई बड़ा जश्न मनाने वाली है। मनीष को अब भी समझ नहीं आ रहा था कि ये मौत के फरिश्ते कौन है। उसे बस हड्डियों के टकराने की वो खौफनाक आवाज सुनाई दे रही थी। खट खट खट। बदहवास होकर भागते हुए मनीष, क्रिस्टीना और कैप्टन ऐश समेत बचे हुए चंद लोग जंगल के दूसरे छोर पर एक विशाल और वीरान गुफा के मुहाने पर जा पहुंचे। बाहर से आती उन खट खट करती आवाजों से बचने के लिए उन्होंने बिना सोचे समझे गुफा के अंधेरे सीने में पनाह ले ली। गुफा के अंदर की हवा ठंडी और भारी थी। मनीष ने अपनी जेब से एक पुरानी माचिस निकाली और एक सूखी टहनी को सुलगाया। जैसे ही रोशनी फैली, सबकी चीखें उनके गले में ही फंस गईं। गुफा की दीवारों पर पत्थर को खोदकर अजीबोगरीब आकृतियां बनाई गई थी। मनीष मशाल लेकर दीवार के करीब गया और उन तस्वीरों को गौर से देखने लगा। मनीष, देखो, ये तो हम जैसे ही लोग हैं, क्रिस्टीना। क्रिस्टीना ने एक दीवार की तरफ इशारा करते हुए कहा, जहाँ कुछ जहाज और इंसानों के चित्र बने थे। जैसे जैसे मनीष आकृतियों को पढ़ता गया, इस टापू का खौफनाक सच उसके सामने परत दर परत खुलने लगा। वह थरथराती आवाज में बोला, ये कोई मामूली टापू नहीं है। सदियों पहले यहाँ अजगर नाम के कबीले के लुटेरे रहते थे। उन्होंने अपनी लालच में एक पवित्र मंदिर को लूटकर वहां के पुजारी का कत्ल कर दिया था। अगली आकृति में दिखाया गया था कि मरते वक्त उस पुजारी ने उन्हें एक खौफनाक श्राप दिया था। मनीष ने आगे पढ़ा। पुजारी ने कहा था कि तुम कभी मर नहीं पाओगे, तुम्हारा मांस सड़कर गिर जाएगा, पर तुम्हारी रूहें इन्हीं सूखी हड्डियों में कैद रहेगी। तुम्हारी भूख कभी नहीं मिटेगी, और तुम तब तक भटकोगे जब तक तुम्हें इंसानी मांस नहीं मिलता। कैप्टन ऐश की आंखें फटी की फटी रह गई। इसका मतलब वो शिकारी कोई जानवर नहीं, बल्कि वही शराबित रूहें हैं। वह कंकाल बन चुके शैतान है, जिन्हें सदियों की भूख ने पागल कर दिया है। दीवार पर आखिरी कृति सबसे डरावनी थी।
उसमें दिखाया गया था कि कैसे वे कंकाल हर 100 साल बाद आने वाले मुसाफिरों का शिकार करके अपनी ताकत बढ़ाते हैं। तभी गुफा के बाहर वही जानी पहचानी आवाज गूंजी, हड्डियों के टकराने की, दहशतनाक संगीत, खट खट खट। गुफा की छत से मिट्टी गिरने लगी और एक सफेद सूखा हुआ कंकाल का हाथ ऊपर से लटकती दरार से अंदर दाखिल हुआ। मनीष समझ गया कि वह अब सुरक्षित नहीं है। वह शैतान अब जान चुके थे कि उनका राज खुल गया है। मनीष ने क्रिस्टीना की आंखों में देखा और धीमी आवाज में कहा, वे आ गए हैं और उन्हें पता है कि हम यहाँ हैं। दहशत के मारे मनीष और उसके बचे हुए चंद साथी गुफा के पिछले रास्ते से किसी तरह जान बचाकर बाहर निकले और भागते भागते वापस उसी पथरीले किनारे पर आ पहुंचे जहां उनका जहाज तबाह हुआ था। समंदर की लहरें अब भी खामोश थी, लेकिन जंगल से आती वो हड्डियां टकराने की आवाजें उनका पीछा नहीं छोड़ रही थी। सबकी सांसें फूली हुई थी और चेहरे खौफ से सफेद पड़ चुके थे। किनारे पर खड़े होकर अब उनके बीच एक कड़वी बहस छिड़ गई। हमें अभी इसी वक्त यहाँ से निकलना होगा, एक दोस्त पागलों की तरह चिल्लाया। मैं जंगल वापस नहीं जाऊंगा, चाहे मुझे तैरकर समंदर पार करना पड़े। पागल हो गए हो? क्रिस्टाना से झकझोरा। ये समंदर मीलों तक फैला है, तुम आधे रास्ते में ही डूब जाओगे। हमें यही कोई लकड़ी का बेड़ा बनाना चाहिए। बेड़ा बनाने तक वे हमें कच्चा चबा जाएंगे। दूसरा दोस्त बीच में बोला, हमें गुफा में छिपकर सुबह का इंतजार करना चाहिए था। सब एक दूसरे पर चिल्ला रहे थे। बहस बढ़ती जा रही थी और उम्मीदें खत्म हो रही थी। मनीष खामोशी से समुंदर को देख रहा था। तभी उसने देखा कि कैप्टन ऐश एक किनारे पत्थर पर बैठे अपनी पुरानी दूरबीन को देख रहे थे। उनके चेहरे पर कोई घबराहट नहीं थी, बल्कि एक गहरा अफसोस था। चुप हो जाओ सब। मनीष की दहाड़ ने सबको खामोश कर दिया। वह कैप्टन की तरफ मुड़ा। कैप्टन, आप कुछ क्यों नहीं कर रहे? आपके पास तो हर मुश्किल का हल होता है। कैप्टन ऐश ने अपनी नजरें ऊपर उठाई। उनकी आंखों में एक अजीब सा राज था। उन्होंने एक ठंडी आह भरी और बोले, मनीष, तैरकर या बेड़ा बनाकर यहाँ से निकलना मुमकिन नहीं है, क्योंकि ये कोई मामूली चट्टान नहीं है। मुझे इसके बारे में पहले से पता था। सबके पैरों तले जमीन खिसक गई। क्रिस्टीना ने हक्का बक्का होकर पूछा, क्या मतलब? आपको पता था कि यह मौत हमारा इंतजार कर रही है? कैप्टन ऐश ने अपनी पिस्तौल की मुठ पर हाथ फेरते हुए कहा, मेरे पुरखों की पुरानी डायरियों में इस मौत की चट्टान का जिक्र था। मैंने सोचा था कि ये सब सिर्फ नाविकों की किस्से कहानियां हैं, लेकिन जब हमारा जहाज उस चट्टान से टकराया तो मुझे एहसास हुआ कि वे कहानियां नहीं, बल्कि एक चेतावनी थी। ये टापू नक्शे पर अपनी जगह बदलता रहता है। इसे ढूंढना नामुमकिन है और यहाँ से निकलना उससे भी ज्यादा मुश्किल। मनीष ने कैप्टन के करीब जाकर उनके कॉलर को पकड़ लिया। तो आपने हमें जानबूझकर मौत के मुंह में धकेला? आखिर क्यों? कैप्टन ने मनीष की आंखों में देखते हुए धीमी आवाज में कहा, सिर्फ मौत ही नहीं मनीष, यह एक रास्ता भी है। इन कंकालों को खत्म करने का एक ही तरीका है, और वो तरीका इस टापू के सबसे खौफनाक हिस्से में छुपा है। कैप्टन ऐश की आंखों में एक ठंडी चमक थी। उन्होंने घने जंगल की सबसे ऊंची और काली चोटी की तरफ इशारा करते हुए कहा कि उन कंकालों के जिस्म तो पत्थर हो चुके हैं, पर उनकी रूहें उस काले कुएं में कैद है जो इस टापू के शिखर पर मौजूद है। उन्होंने अपने कोट के गुप्त हिस्से से एक पुराना पीतल का खंजर निकाला जिस पर अजीबोगरीब मंत्र खुदे थे, और बोले कि अगर ये खंजर उस कुएं के दिल में उतर गया तो ये हड्डियां राख बन जाएंगी, वरना हम में से कोई कल का सूरज नहीं देख पाएगा। मनीष और उसके बचे हुए चंद साथियों के पास अब पीछे हटने का कोई रास्ता ना था, इसलिए सबने एक गहरी सांस ली और मौत के इस खौफनाक सफर पर दोबारा निकल पड़े। पहाड़ की चढ़ाई शुरू होते ही रास्ता और भी ज्यादा भयानक हो गया। जमीन पर रेंगती हुई जहरीली झाड़ियां इंसानी हाथों की तरह उनके पैरों को जकड़ने लगी।
और हवा में अब ऐसी चीखें गूंज रही थी जैसे हजारों रूहें एक साथ रो रही हों। रास्ते में एक जगह जमीन धंस गई और वह कोई साधारण मिट्टी नहीं थी, बल्कि हड्डियों का एक खूनी दलदल था। मनीष ने बेतहाशा कोशिश की, पर उनके काफिले का एक और साथी उन कंकाले हाथों की गिरफ्त में आकर पल भर में जमीन के अंदर समा गया। हवा में पीली और जहरीली धुंध छा गई, जिसमें अपनों की आवाजें सुनाई दे रही थी, ताकि कोई भटक कर मौत के मुंह में चला जाए। मनीष ने क्रिस्टीना का हाथ मजबूती से थामे रखा, क्योंकि उस धुन के पीछे से कंकालों की पीली आंखें उन्हें हर तरफ से ताक रही थी। जैसे जैसे वे चोटी के करीब पहुंचे, ऊपर से पत्थरों की जगह इंसानी खोपड़ियां गिरने लगी, जो जमीन से टकराती ही डरावनी हंसी हंसने लगती थी। अंधेरे में श्रापित कंकालों की तादाद अब इतनी बढ़ गई थी कि पूरा जंगल सफेद हड्डियों के समंदर जैसा दिखने लगा। उनके आपस में रगड़ने की आवाज चर चर खट खट अब किसी कान फाड़ देने वालों के शोर में बदल चुकी थी। अचानक एक बिना सिर वाला विशाल कंकाल पेड़ों की ओर से निकला और उसने अपनी ठंडी नुकीली उंगलियों से मनीष के कंधे को दबोच लिया। मनीष को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके जिस्म का सारा खून जम गया हो, पर कैप्टन ऐश ने अपने पिस्तौल से एक जोरदार धमाका किया, जिससे वह कंकाल पल भर के लिए पीछे हटा। अब वे उस चोटी के बिल्कुल मुहाने पर थे, जहाँ से वो काला धुआं नजर आ रहा था। पर उन शैतानों ने चारों तरफ से एक अटूट घेरा बना लिया था, और उनकी आंखों के गड्ढों में जलती नीली आग ये बता रही थी कि वे आज किसी को भी जिंदा वापस जाने नहीं देंगे। चोटी पर पहुंचते ही माहौल में एक डरावनी खामोशी छा गई। मनीष और उसके साथी हाफते हुए उस काले कुएं के पास खड़े थे, जैसे वे अपनी आजादी का रास्ता समझ रहे थे। लेकिन जैसे ही वे कंकाल उनके बिल्कुल करीब आए, कैप्टन ऐश अचानक पीछे हट गए और उनकी आंखों में वह डर गायब हो गया जो अब तक दिख रहा था। उनकी जगह एक वहशी चमक आ गई। कैप्टन ऐश ने अपना सिर आसमान की तरफ उठाया और पूरी ताकत से चिल्लाए, ए मेरे पोरको, देखो, मैं तुम्हारे लिए ताज़ा खून और मांस का नजराना ले आया हूँ। तुम्हारी सदियों की भूख मिटाने का वक्त आ गया है। मनीष का दिल डूब गया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि जिस शख्स पर उन्होंने अपनी जान दांव पर लगाकर भरोसा किया, वह एक गद्दार था। कैप्टन ऐश उसी शराबित कबीले के वंशज थे, और उनका काम हर 100 साल में मासूम मुसाफिरों को बहला फुसला कर यहाँ लाना था, ताकि उन कंकाली शैतानों की भूख शांत रहे। कैप्टन की बात खत्म होते ही वह कंकाल किसी दरिंदे की तरह मनीष और उसके दोस्तों पर टूट पड़े। चीखें और हड्डियां के टूटने की आवाज उस काली पहाड़ी पर गूंजने लगी। जब एक विशाल कंकाल ने मनीष के सीनों को अपनी नुकीली उंगलियों से चीरा, तो उसे दर्द का एहसास भी खत्म होने लगा। मौत उसके करीब थी, और उसकी धुंधली होती आंखों के सामने अब सिर्फ क्रिस्टीना का चेहरा था। उसे वे लम्हे याद आने लगे जब वे समुंदर के साहिल पर बैठकर सुनहरे भविष्य के सपने देखते थे। उसे वह पहली मुलाकात, क्रिस्टीना की वह धीमी सी मुस्कुराहट, और जहाज के डेक पर साथ बिताई हुई आखिरी शाम याद आई, जब हवाएं सुकून भरी थी। मनीष की आंखों से एक आंसू लुढ़का, जिसमें प्यार और धोखे की पूरी कहानी सिमटी हुई थी। जैसे जैसे अंधेरा उनकी रूह को जकड़ने लगा, क्रिस्टीना की यादें ही उसका आखिरी सहारा बनी। जबकि चारों तरफ वह शैतान अपने खौफनाक जश्न में डूबे थे। महीने बीत गए और उस खुशहाली पहाड़ी पर पहला ताजा खून अब सूख कर मिट्टी में जस हो चुका था। समुंदर एक बार फिर शांत था, जैसे उसने अपने सीने में दफन उन 20 मासूमों की चीखों को पी लिया हो। नीले पानी की लहरों पर अब एक नया और आलीशान जहाज तैर रहा था, जिसके सफेद बादबान हवाओं से बातें कर रहे थे। जहाज के डेक पर वही पुराना चेहरा खड़ा था, कैप्टन ऐश। उनकी आंखों में वही संजीदगी थी, पर अब उनकी परछाई सूरज की रोशनी में जमीन पर नहीं पड़ती थी। वे कोई इंसान नहीं, बल्कि एक रूहानी शैतान थे, जो अपनी ही नस्ल की भूख मिटाने के लिए सदियों से मुसाफिरों का सौदा कर रहे थे। जहाज के अगले हिस्से पर कुछ नए मुसाफिर खड़े थे, जो अपनी मंजिल के करीब पहुंचने की खुशी में डूबे हुए थे। एक नौजवान जोड़े ने हाथ में हाथ डाले समंदर की खूबसूरती को निहारा। लड़के ने उत्साह में कहा, देखो समीर,
कैप्टन ने कहा था कि ये रास्ता थोड़ा लंबा ज़रूर है, पर यहाँ के नज़ारे कहीं और नहीं मिलेंगे। हम कल सुबह तक उस खूबसूरत टापू पर होंगे जिसका जिक्र कैप्टन कर रहे थे। समीर ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, वाकई कैप्टन एक ऐश बहुत ही भले इंसान है। उन्होंने हमें इस रास्ते के बारे में बताया, वरना हम तो बोर हो जाते। पास ही खड़ी एक लड़की ने अपनी दोस्त से कहा, मुझे तो कैप्टन की बातें थोड़ी अजीब लगती है, पर उनके पास तजुर्बा बहुत है। उन्होंने वादा किया है कि वह हमें एक ऐसी जगह ले जाएंगे जहाँ की यादें हमारे जहन से कभी नहीं मिटेंगी। पीछे से कैप्टन ऐश की भारी और ठंडी आवाज गूंजी, बिल्कुल सही कहा बेटी, मेरी यादें कभी धुलनी नहीं पड़ती। इस टापू पर पहुंचकर तुम सबको एक ऐसी राहत मिलेगी कि फिर तुम्हें किसी और सफर की जरूरत ही नहीं रहेगी। उनके होठों पर एक ऐसी मुस्कुराहट आई जो देखने में तो हमदर्दी भरी थी, पर उसके पीछे कंकालों की वही खटखट छिपी थी। जहाज की रफ्तार अब धीरे धीरे उस काली चट्टान की तरफ बढ़ रही थी, जहां मौत एक बार फिर ताश के पत्तों की तरह नए जिस्मों को बिखेरने का इंतजार कर रही थी। कैप्टन ऐश ने अपनी टोपी को थोड़ा झुकाया और गुनगुनाते हुए अपनी दूरबीन उठाई। बस एक रात और, फिर मेरे पुरखे एक बार फिर जश्न मनाएंगे।